साक्ष्य अधिनियम के तहत एविडेंस की परिभाषा और प्रकार बताए गए थे। अब आपको कुछ प्री में क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। यानी कि प्री में जो क्वेश्चन साक्ष्य कौन है कौन नहीं है, इस बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से एक एक करके आपको पढ़ना है। सबसे पहले साक्ष्य की जो परिभाषा, एविडेंस की जो परिभाषा विद्वानों ने दी है उसको देखा जाए। जहाँ तक विद्वानों की बात है, विद्वानों ने भी साक्ष्य को परिभाषित किया है। देखिए, विद्वानों ने जो साक्ष्य को परिभाषित किया है वह कौन कौन विद्वान हैं और क्या परिभाषित करते हैं और क्वेश्चन आपका कैसे बना है। जो यूपी एपीओ ने क्वेश्चन बनाया वह सामंड की परिभाषा बनाया। यानी कि सामंड महोदय क्या कहते हैं साक्ष्य के बारे में, ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में बन चुका है। सामंड महोदय ये कहते हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, यानी कि कोई भी तथ्य, यानी कि कोई भी फैक्ट जिसमें प्रमाणकारी बल हो, याद रखिएगा प्रमाणकारी बल हो, उसी को एविडेंस कहा जाता है। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो उसी को एविडेंस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फैक्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उस फैक्ट के द्वारा किसी चीज़ को प्रूफ कर दिया जाता है, प्रमाणित कर दिया जाता है, उसी को एविडेंस कहा जाएगा। तत्पश्चात फिप्सन महोदय भी अपनी परिभाषा देते हैं। फिप्सन महोदय अपनी परिभाषा देते हैं। फिप्सन महोदय क्या कहते हैं, अब ये देखना है। जहाँ तक फिप्सन महोदय की बात है, फिप्सन महोदय ये कहते हैं कि साक्ष्य शब्द का जिस प्रकार न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग किया गया है से अभिप्रेत हैं तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज। यानी कि तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज, तीन बातें बताते हैं। तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज। तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज जिन्हें जांचाधीन तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए वैध रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि न्यायालय में जो बातें जांच का विषय हैं उसको प्रूफ करने या डिसप्रूफ करने के लिए ऐसे तथ्य, परिसाक्ष्य या डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसी को ही एविडेंस कहा जाता है। ये परिभाषा फिप्सन ने दिया। फिर आपका जो अगले विद्वान हैं जो साक्ष्य को परिभाषित करते हैं वह आपका टेलर ने भी आपका साक्ष्य को परिभाषित किया है। टेलर देखिए क्या कहते हैं, बहस को छोड़कर, यानी कि आर्गुमेंट को छोड़कर, बहस को छोड़कर उन सभी साधनों को साक्ष्य कहते हैं जिसके द्वारा किसी बात या तथ्य को साबित या नासाबित किया जाता है। यानी कि अगर आर्गुमेंट को छोड़ दिया जाए, बहस को छोड़ दिया जाए, यानी कि बहस के अलावा जितने भी फैक्ट हैं, जिनके माध्यम से जितनी भी बातें हैं
जिनके माध्यम से किसी फैक्ट को प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है, टेलर महोदय, उसी को एविडेंस कहते हैं। फिर अगली परिभाषा जो सबसे अच्छी मानी जाती है वह स्टीफेन की परिभाषा है। चूँकि साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट स्टीफेन ने ही तैयार किया था, अतः स्टीफेन ने भी साक्ष्य को परिभाषित किया है। देखिए स्टीफेन क्या परिभाषा देते हैं। स्टीफेन यानी कि सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन साक्ष्य को परिभाषित करते हुए क्या बताते हैं, ये देखना है। ये बताते हैं कि साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। ये आपका कह सकते हैं कि स्टीफेन ने ये परिभाषा दी है। इस प्रकार कुछ विद्वानों की परिभाषा हमने बताई। प्री में जो अब तक आ चुका है वह केवल और केवल सामंड की परिभाषा आई है। अब समस्या ये बनता है कि कौन साक्ष्य हैं और कौन साक्ष्य नहीं है। यहीं से आपका प्री में निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है। आइए एक एक करके आपका उल्लिखित किया जाए। पहला सीसीटीवी कैमरा। जो सीसीटीवी कैमरा होता है यह कैमरा होता है, यह एविडेंस माना जाएगा कि नहीं, इस विषय को देखना है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, उत्तराखंड में ये बन चुका है कि जो सीसीटीवी कैमरा है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ये किस धारा में रेलेवेंट होगा या साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उचित होगा, सुसंगत होगा या किस धारा में सेट होगा। अगर एक धारा आपका चुनना हो तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 मारिएगा। रेस जेस्टे में, रेस जेस्टे एक ही समव्यवहार का भाग, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट, रेस जेस्टे। यानी कि पहला क्वेश्चन, अगर सीसीटीवी कैमरा आता है कि सीसीटीवी कैमरा आपका साक्ष्य में सुसंगत है कि नहीं, सुसंगत माना गया है। सेक्शन पूछे एक चुनना हो तो 6 मारिएगा। अगर दे दे 6, 7, 8 और उपर्युक्त सभी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि धारा 6, 7, 8 उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारेंगे। इसका मतलब कि सीसीटीवी कैमरा भी साक्ष्य में मान्य है। और फिर पूछा जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है, ये जो रिकॉर्डिंग न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं, ये ओरल एविडेंस होगा कि डॉक्यूमेंट्री यानी कि मौखिक साक्ष्य होगा कि दस्तावेजी। तो आपका जवाब रहेगा दस्तावेजी। क्यों दस्तावेजी होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं ये धारा 3 के तहत इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रखा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, केस याद रखना है। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर या रिकॉर्ड हुई बातों को साक्ष्य में सुसंगत माना? तो केस अगर पूछता है वही केस अच्छे से आपको तैयार रखना है। टोमासो ब्रूनो, टोमासो ये पूछा जा चुका है, नया आ सकता है। टोमासो
टोमासो ब्रूनो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। ये केस 2015 का है और उच्चतम न्यायालय का। अच्छे से याद रखिए, टोमासो ब्रूनो वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में 2015 में उच्चतम न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरे को मान्यता दी और ये बता दिया कि सीसीटीवी कैमरे में जो पिक्चर रिकॉर्ड होती हैं वह एविडेंस में प्रस्तुत की जा सकती हैं। आइए, ये तो आपका सीसीटीवी कैमरा रहा। सीसीटीवी कैमरे के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है टेप रिकॉर्डर, यानी कि जो बातें टेप रिकॉर्डर में टेप की गई हैं क्या वह साक्ष्य मानी जाएंगे कि नहीं, और मानी जाएंगी तो कैसा साक्ष्य मानी जाएंगी। देखिए, टेप रिकॉर्डर पर लगातार क्वेश्चन हर एक राज्य बना रहा है। टेप रिकॉर्डर के बारे में जब भी पढ़िए अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। टेप रिकॉर्डर यानी कि क्या टेप जो रिकॉर्डर हैं, क्या टेप में जो बातें रिकॉर्ड की गई हैं क्या वे बातें एविडेंस मानी जाएगी कि नहीं, या मोबाइल में जो बातें रिकॉर्ड की गई हैं वे बातें क्या साक्ष्य मानी जाएंगी कि नहीं। इस विषय पर आपको 3 केस याद रखना है। इस विषय पर आपको 3 केस याद रखना है। पहला जो केस उत्तराखंड, यूपी तमाम राज्यों में पूछा जाता है, मलकानी का केस। RM मलकानी। देखिए, क्वेश्चन का मॉडल भी देखना है। RM मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य। RM मलकानी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस पहला याद रखना है। दूसरा जो केस याद रखना है रमा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी। रमा रेड्डी वर्सेज बीबी गिरी का केस याद रखना है। बीबी गिरी का केस याद रखना है। और तीसरा जो आपको याद रखना है यूसुफ अली का। यूसुफ अली का केस याद रखना है। तीनों केस अच्छे से तैयार रखना है। वैसे अब तक के इतिहास में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बना है RM मलकानी पर ही बना है। तो कैसा क्वेश्चन RM मलकानी पर बना है ये अभी हम बताएंगे। पहले टेप रिकॉर्डर के बारे में या मोबाइल में जो बातें रिकॉर्ड की जाती हैं या टेप से की जाती हैं उसको पहले देखा जाए। जो ये टेप रिकॉर्डर होता है, अब पहला क्वेश्चन ये साक्ष्य में सुसंगत है कि विसंगत, तो साक्ष्य में रेलेवेंट है, सुसंगत है, उचित है, अर्थात साक्ष्य में इसे पेश किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो उत्तराखंड का मॉडल है, अगर ये पूछे कि टेप रिकॉर्डर किस धारा में सुसंगत है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो धारा 6 में रेस जेस्टे, अगर धारा 6 दे, 7 दे, 8 दे और उपर्युक्त सभी दे तो आप अच्छे से इसको भी डील करिएगा। उपर्युक्त सभी मारना है, यानी कि टेप रिकॉर्डर धारा 6, 7 और 8
तीनों में रेलेवेंट हैं, लेकिन अगर आपका केवल एक धारा चुनना हो तो धारा आप 6 चुनिएगा। दूसरा जो टेप रिकॉर्डर हैं, ये मौखिक साक्ष्य होगा कि दस्तावेजी साक्ष्य होगा, यानी कि ओरल एविडेंस होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, ये भी पूछा गया है। ये दस्तावेजी साक्ष्य होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तीसरा जो क्वेश्चन आपका बना है, RM मलकानी पर केस पर बना है, मलकानी के केस पर भी अच्छे से तैयार रखना है। पहला केस बना है, मलकानी का केस किस धारा से संबंधित है, तो धारा 6 रजिस्ट्रे से। दूसरा मॉडल बना है, टेप रिकॉर्डर को किस केस में सुसंगत माना गया, तो टेप रिकॉर्डर को RM मलकानी के वाद में सुसंगत माना गया। तीसरा मॉडल उत्तराखंड ने बनाया है कि RM मलकानी का केस किससे संबंधित है, तो टेप रिकॉर्डर से। अब ये आता है कि तीनों केसों में क्या बताया गया। तीनों केसों में एक ही बात बताई गई कि जो टेप रिकॉर्डर तभी सुसंगत होगा साक्ष्य में जबकि निम्न बातें प्रूफ की जाए, यानी कि टेप रिकॉर्डर को अगर आप साक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं तो आपका निम्नलिखित बातों को न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। देखिए आपका क्या क्या टेप रिकॉर्डर में प्रूफ किया जाता है, एक एक बातों को अच्छे से समझिए। पहली बात यह है कि जिस समय बातचीत हो रही थी, यानी कि जिस समय बातचीत हो रही थी, टॉकिंग हो रही थी, उसी समय उसे रिकॉर्ड किया गया हो, उसी समय रिकॉर्ड किया गया हो। दूसरी बात यह है कि जो न्यायालय में डिस्प्यूट चल रहा है, जो विवाद न्यायालय में चल रहा है, ये जो बातचीत है या जो आपका रिकॉर्डर है उससे सुसंगत होना चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड या जुड़ा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो आवाज़ है वह पहचानी जा सके, यानी कि किसकी वॉइस है, किसकी आवाज़ है, इसकी पहचान हो सके, यह भी आवश्यक है। और चौथी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि टेप रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ न की गई हो, यानी कि उसकी शुद्धता साबित की गई हो। शुद्धता का मतलब कि टेप रिकॉर्डर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आइए एक एक करके चारों को समझा जाए। जिस समय बातचीत चल रही थी उसी समय वह रिकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरा जो डिस्प्यूट है वह बातचीत उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरा आपका आवाज़ पहचान योग्य होनी चाहिए। आवाज़ पहचानने के लिए देखिए क्या किया जाता है। चूँकि तमाम एक्टर हैं और तमाम अभिनेता हैं जो दूसरे व्यक्तियों की आवाज़ों को आसानी से कह सकते हैं कि उल्लिखित कर देते हैं, बोल देते हैं, अतः ये देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की आवाज़ बताई जा रही है क्या उसी व्यक्ति की आवाज़ है कि किसी दूसरे ने वह आवाज़ निकाली है। अर्थात आवाज़ की पहचान के लिए आपका क्या जाता है, इसके लिए उपाय है कि जिस व्यक्ति की आवाज़ है उसकी वॉइस सैंपल लिया जाता है, यानी कि उसकी आवाज़ का नमूना लिया जाता है।
आवाज़ का नमूना लिया जाता है, फिर वह नमूना लैब में भेजा जाता है और लैब से जब ये आ गया कि इन टेप रिकॉर्डर और इनकी आवाज़ का नमूना मेल खा रहा है, तब ये साबित होता है कि आवाज़ इन्हीं की है। अंतिम जो प्रूफ करना पड़ता है आवाज़ टेप रिकॉर्डर की शुद्धता, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी कह सकते हैं कि साइबर क्राइम वाले भी अर्थात साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं और आप देख ही रहे हैं तमाम साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आजकल मिक्सिंग का ज़माना है, ये हो सकता है कि 2 मिनट की आवाज़ किसी और की हो, फिर 2 मिनट किसी और की, फिर 2 मिनट किसी और की, आवाज़ काट काट के और एक क्रम में बना दिया गया हो। ऐसी दशा में उसकी शुद्धता, प्योरिटी को भी साबित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार टेप रिकॉर्डर बताया गया, अच्छे से तैयार रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। आगे देखा जाए टेप रिकॉर्डर के बाद जो हमें आगे पढ़ना है, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, यानी कि अगले पॉइंट पर ये भी यूपीजे, यूपीएपीओ तमाम जगह बन चुका है। डाक द्वारा यानी कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य क्या कहलाता है? कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य देखिए आपका कुत्ते पर तमाम क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, पहले वो क्वेश्चन बताया जाए कोरिलेट करके, और तब आपका कह सकते हैं कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य के बारे में एविडेंस में बताया जाए। देखिए कुत्तों में एक शक्ति होती है कि वह उनमें सूंघने की शक्ति या गंध लेने की शक्ति होती है कि वह किसी वस्तु की गंध ले सकते हैं और गंध के द्वारा अगर वह वस्तु दूसरी जगह रखी गई है तो उसको ढूंढ सकते हैं। ये कहिए कुत्तों में ये जो गंध लेने की या सूंघने की क्षमता है ये नेचुरल होती है। जहाँ तक पुलिस कुत्तों की बात है, उल्टा न समझिएगा, पुलिस को कुत्ता नहीं कहा जा रहा है, पुलिस कुत्ते कहा जा रहा है। जहाँ तक पुलिस द्वारा पाले गए कुत्तों की बात है, ये सही बात है कि उन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, सरकार उन कुत्तों के खाने के लिए व्यवस्था करती है, वेतन भी देती है उन कुत्तों को, ताकि उनका अच्छे से देखभाल हो सके, और कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्ते ही तमाम जगहों पर सैनिकों और पुलिस की सहायता भी करते हैं। अब समस्या ये आई कि जो कुत्ते हैं उनके बारे में पहले सामान्य बातें देखी जाए। पहला हम बात इतिहास से उठाते हैं। ये पूछा गया है मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कौन है, यानी कि मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कौन है, तो वह जानवर कुत्ता ही है, यानी कि प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। आज भी सबसे प्रिय जानवर पालतू में कुत्ता ही है। भले गरीब, निर्धन या दरिद्र भूखों मर जाए, लेकिन कुत्तों पर लोग लाखों आज भी खर्चा कर रहे हैं, कुत्तों को शौक से पालते हैं। यानी कि आज भी प्रिय जानवर आपका पालतू कुत्ता ही है।
दूसरा कुत्ता पर जो क्वेश्चन बनता है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जो गब्बर सिंह की फिल्म है उसमें धर्मेंद्र जी कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने न नाचना। तो वो भी एक कुत्ते हैं, लेकिन वह अपराधी कुत्ते हैं, यानी कि उसको नहीं आपका कंपटीशन में पढ़ना है, वो उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। जहाँ तक कुत्ते की बात है, कुत्ते को एविडेंस की धारा 14 से पढ़िएगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा, अगला जो कोरिलेट करना है 14 करना है। और यहाँ देखिए उदाहरण कैसे बनता है। ए के पास कुत्ता है, एक कुत्ता है, वह कुत्ता बी को काटा, बी ने ए को शिकायत की, वहीं कुत्ता सी को काटा, सी ने भी ए से शिकायत की, और वहीं कुत्ता डी को काट लिया है। तो अगर कुत्ता एक आदमी को काटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहीं कुत्ता अगर कई लोगों को काटा है तो ये साक्ष्य में सुसंगत होगा। इसका मतलब कि कुत्ते का मालिक उस कुत्ते के बारे में नेग्लिजेंस या उपेक्षावान है। ये एविडेंस की धारा आपका 14 में आएगा। कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य जो रेलेवेंट होता है, सुसंगत होता है, वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में होता है। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, शिनाख्त की कार्रवाई होती है, अनन्यता की कार्रवाई होती है, पहचान की कार्रवाई होती है, वह धारा 9 में सुसंगत होगी। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि कुत्ता द्वारा खोजा गया साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत होगा, तो धारा 9 में सुसंगत होगा। अगर कुत्ते को ही, अगला ये, अगर कुत्ते को ही सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह कौन सा साक्ष्य होगा। कल ही बताया गया कि अगर डॉग को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो ये इंग्लैंड में रियल एविडेंस होगा, वास्तविक साक्ष्य होगा। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, कल बताया गया था साक्ष्य अधिनियम की धारा 60, कई बार ये पूछा गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में हमने बताया था कि अगर कुत्ते को ही, यानी कि अगर पदार्थों को चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, अगर दस्तावेज से भिन्न पदार्थ न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो भारत में वह ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, धारा 60 का एविडेंस का प्रोविजो बता रहा है, यानी कि धारा 60 का परंतुक बता रहा है। अगला आइए, कुत्ते पर जो क्वेश्चन अच्छा बनता है वह आपका आईपीसी से अच्छा क्वेश्चन बनता है, आईपीसी से और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमला यानी कि एसाल्ट और क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। आपराधिक बल, हमला, आपराधिक बल, हमला और आपराधिक बल, हमले की परिभाषा आईपीसी की धारा 351 में दी गई है, जबकि आपराधिक बल की परिभाषा आईपीसी की धारा 350 में। हल्का सा यही याद रखिएगा, अगर ये कहे कि एक कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है, यानी कि जो पट्टा है मुख पर या मुख बंदी खोलना प्रारंभ करता है, अगर मुखबंदी दे की खोलना प्रारंभ करता है तो वह हमला मारिएगा। और ये दे दे कि ए अपने कुत्ते को
बी पर झपटवाता है, झपटवाता है, तो झपटवाता दे तो क्रिमिनल फोर्स, और मुखबंदी खोलता है तो हमला। अभी आईपीसी में डिटेल में बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए, अगर कुत्ते की मुखबंदी खोलना आए तो तुरंत आप एसाल्ट मारिए, और अगर झपटवाता है तो क्रिमिनल फोर्स मारिएगा। कुत्ते के बारे में आपका जो क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन कह सकते हैं आपका यूपी एपीओ में भी बन चुका है। यूपी एपीओ में पुलिस एक्ट में जाकर कुत्ते के बारे में क्वेश्चन बना था। कुत्ते के बारे में यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना था वह धारा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 से क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन बना था कि ढोर माने एनिमल, एनिमल का मतलब मवेशी, मवेशी का मतलब जानवर। ढोर या एनिमल या मवेशी या जानवर। क्वेश्चन ये बना था कि ढोर में कौन शामिल नहीं है। तो कुत्ता जानवर हैं, लेकिन पुलिस एक्ट के तहत इसे ढोर या मवेशी की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। यानी कि इतना प्रिय होते हुए भी बेचारे कुत्ते को कह सकते हैं कि मवेशी हमारा पुलिस अधिनियम 1861 नहीं मानता। अब आइए कुत्ते पर जो क्वेश्चन बनता है, कुत्ते पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। 2-3 और क्वेश्चन निश्चित तौर पे मैं बता दूं, जितना बताया जा रहा है 1 या 2 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में आता है। अब कुत्ते के बारे में आप जब भी पढ़िए आईपीसी में चोरी का अपराध पढ़िएगा। आईपीसी में आपका कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन या उद्यापन का अपराध पढ़िएगा। आईपीसी में रॉबरी यानी कि लूट का अपराध पढ़िएगा, और सबसे खतरनाक डकैती का भी अपराध पढ़ना है। इसके बाद कुत्ते में रिश्ती पर पढ़ना है, मिस्चीफ या रिश्ती। आइए देखा जाए, कुत्ते को मार कर खा जाना, यानी कि किसी का कुत्ता मार दीजिए और मार कर खा लीजिए, तो ये कौन सा अपराध होगा? रिश्ती का होगा। किसी के कुत्ते का पैर तोड़ दीजिए, अंग विच्छेद कर दीजिए, पैर ही तोड़ दीजिए, उसका कान काट लीजिए, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये कौन सा अपराध होगा? ये जो अपराध होगा रिश्ती का होगा। अब 4 और हम बता दें तब आपका एविडेंस में आया जाए। 4 और बातें यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। 4 बातें निश्चित याद रखिए। देखिए, चोरी में ए का कुत्ता है, ए का कुत्ता है, बी क्या करता है? देखिए, बी इस कुत्ते को बिस्कुट दिखाता है, और ये बी का इरादा ये है कि हम कुत्ते को ए की सम्मति के बिना बेईमानी से लेकर चंपत हो जाएं, चले जाएं। जैसे ही कुत्ता अभी जीभ लपलपा रहा है तो वह चोरी का प्रयास हुआ, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, याद रखिए, जैसे ही कुत्ते ने एक कदम आगे बढ़ाया, ये माना जाएगा कि बी ने कुत्ते की चोरी कर ली। इसी उदाहरण को एक्सटॉर्शन में देखिए, उद्यापन में देखिए। ए का कुत्ता है, बी ए को भयभीत करता है कि हे ए, अपना कुत्ता दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा
और ए अपना कुत्ता बी को दे देता है तो यह कौन सा अपराध होगा? एक्सटॉर्शन का। अब लूट करा दिया जाए, ए के पास कुत्ता है, बी ए के सिर पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि तुरंत कुत्ता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ए अपने हाथों से बी को कुत्ता दे देता है तो यह कौन सा अपराध हो गया? कुत्ते की लूट हो गई। और डकैती का मतलब यही लूट करने में कम से कम 5 व्यक्ति शामिल हैं तो यही लूट कन्वर्ट हो जाती हैं डकैती में। यानी कि लूट और डकैती में मुख्य अंतर संख्या बल को लेकर है। एक आदमी वही कार्य करे लूट, 2 करे तब भी लूट, 3 करे तब भी लूट, 4 करे तब भी लूट, लेकिन अगर कम से कम 5 हो जाते हैं और वही लूट करते हैं तो उसी को रॉबरी या डकैती कहा जाता है। आइए कुत्ते पर एविडेंस में देखा जाए। एविडेंस में अब कैसा क्वेश्चन और बना है कुत्ते पर। देखिए, जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कुत्ते पर केस याद रखना है, अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। इस केस में कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य के बारे में कई पॉइंट बताए गए। जो पहला पॉइंट आता है, पूछा भी गया यूपी एपीओ में भी, कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य को कैसा साक्ष्य कहा जाएगा? तो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक साक्ष्य, याद रखिएगा, वैज्ञानिक साक्ष्य कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य संपोषक साक्ष्य होता है कि सारवान यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का होता है कि सब्सटेंसिव? तो आप मारिएगा संपोषक। संपोषक का मतलब कि अन्य साक्ष्यों को ये केवल सपोर्ट करता है। फिर पूछा जाता है, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य कमज़ोर प्रकृति का होता है कि मजबूत? तो यह एक कमज़ोर प्रकृति का साक्ष्य है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या केवल कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य के आधार पर किसी को सज़ा दी जा सकती है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। केवल कुत्ता सूंघते सूंघते पहुंच गया आपके पास, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो क्या इस आधार पर न्यायालय सज़ा दे देगा कि कुत्ता इनके पास सूंघते सूंघते पहुंचा? तो नहीं। ये एक अनुमान जरूर मिलता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ये घटना कारित की हो। तो आइए इस प्रकार अच्छे से तैयार रखिएगा। कुत्ता पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब आइए कुत्ता के बाद आपका अगला देखा जाए। जो कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य के बाद जो अगला आपका देखना है, जुडिशियल नोटिस अर्थात न्यायिक अवेक्षा। जुडिशियल नोटिस अर्थात न्यायिक अवेक्षा। क्या न्यायिक अवेक्षा या जुडिशियल नोटिस एविडेंस होता है कि नहीं? तो न्यायिक अवेक्षा साक्ष्य होती है और इस बात का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 और 56 में भी किया गया है। 56, 57 ये बिहार सिविल जज की परीक्षा में मेंस में भी क्वेश्चन आया है। धारा आइए न्यायिक अवेक्षा होती क्या है, इसको एक लाइन देख लिया जाए। डिटेल में तो
हम आगे बताएंगे। यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी जुडिशियल नोटिस ली जाती हैं, अर्थात न्यायालय उन बातों को स्वयं जानने के लिए बाध्य होता है। ये माना जाता है कि ये बातें न्यायाधीश के हृदय में निवास करती हैं, इनको प्रूफ नहीं करना रहता। इन बातों के बारे में तो आपका स्वयं जानने के लिए न्यायाधीश बाउंड होता है, बाध्य होता है। तो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को एविडेंस माना गया है। 56 बताती हैं कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 57 13 ऐसे तथ्यों का उल्लेख करती है। बिहार प्री में भी पिछली बार बना था, बताया जाएगा आगे, जिनकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। आइए जुडिशियल नोटिस के बाद आपका भावभंगी डी माइनर। आइए भावभंगी देखा जाए। जहाँ तक भावभंगी की बात है, क्या जो भावभंगी होती हैं, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, क्या वह एविडेंस होती हैं कि नहीं? तो भावभंगी यानी कि डी माइनर जब भी भावभंगी साक्ष्य माना गया है, भावभंगी को याद रखिएगा। अभी भावभंगी पर एक केस भी आपको देखना है और वह केस भी पढ़ना है। देखिए भावभंगी जब भी पढ़िए, सीआरपीसी की धारा 280 पढ़िएगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 पढ़िएगा, आचरण कंडक्ट, और सीपीसी का आदेश 18 का नियम 18, आदेश 18 का नियम 18 पढ़ेंगे। फिर पलविंदर कौर का केस पढ़ेंगे। और फिर आपका कह सकते हैं कि पलविंदर कौर का केस पढ़ना है, पलविंदर कौर का भी केस पढ़ना है। देखिए इसको, एक भावभंगी यानी कि हाव भाव, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कथन कर रहा है तो उसका हाव भाव या कंडक्ट कैसा है। तो सीआरपीसी की धारा 280 ये बता देती हैं कि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हर एक राज्य में, कि साक्ष्य की भावभंगी सीआरपीसी की किस धारा में सुसंगत होती है। 280 में न्यायालय उसको लिख सकता है। अगर यही बात एविडेंस में आ जाए तो आचरण में ये शामिल है। धारा 8 में घटना के पहले भावभंगी, घटना के बाद, और यही आपका सिविल मामला में आ जाए तो आदेश 18 के नियम 18 में समाहित हैं। इस पर केस देखिए, एक उदाहरण देखा जाए। पहले उदाहरण, तब पलविंदर कौर का केस बताया जाए। पलविंदर कौर, इसको टीयर वाला केस यानी कि आंसू वाला केस कहा जाता है। आंसू वाला केस पूछा गया है कि कौन आंसू वाला केस है, तो पलविंदर कौर का है। देखिए इसको, एक उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही दे रहा है और जब वह न्यायालय में बयान दे रहा है उस दौरान वह डांस कर रहा है या अपनी आंखें तरेर रहा है, चवन्नी मुस्की काट रहा है, यानी कि मुस्करा रहा है, रो रहा है, तो ये उसकी भावभंगी या डी माइनर कहा जाता है। इसको यह भी एविडेंस माना गया है। तीनों जगह मैं बताया
पलविंदर कौर का केस अति महत्वपूर्ण है, जहाँ की जब पलविंदर कौर बयान दे रही थी तो लगातार उसके आँख से आंसू गिर रहे थे। इसीलिए इस केस को टीयर्स वाला केस, आंसू वाला केस भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। एक लास्ट में आपका एक उदाहरण बता दिया जाए। आपका कह सकते हैं कि तमाम ऐसे हैं जो भावभंगी आपका दर्शाते रहते हैं लोग। देखिए, गलत या फर्जी भावभंगी बहुत बड़ा अभिनेता ही दिखा सकता है, लेकिन अगर कोई सामान्य आदमी है तो वह फर्जी यानी कि झूठा भावभंगी नहीं दिखा सकता। इसीलिए आपका साक्ष्य अधिनियम में स्टेटमेंट को बाहर रखा गया है और भावभंगी को आपका कह सकते हैं कि स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।